नमस्कार, जनधारा छत्तीसगढ़ की इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज शर्मा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दोपहर मरवाही के बरैहा गांव पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री विधायक के ध्रुव के पुत्र के शोक कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 2 दिनों से सीएम भूपेश बघेल अमरकंटक के दौरे पर थे और वो आज दोपहर रायपुर वापस लौट आएंगे। गौरतलब है कि बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गौरेला पेंड्रा मरवाही प्रवास के दौरान एक बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती के आग्रह पर जिले में आश्रम छात्रावासों को प्रारंभ करने की भी घोषणा की थी। सरस्वती का गांव उसके छात्रावास से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। ग्राम तवाडबरा के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के निरीक्षण के दौरान बैगा आदिवासी स्कूली छात्रा सरस्वती बैगा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से कहा कि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन आश्रम छात्रावास अभी तक नहीं खुले हैं, जिससे वे अपने स्कूल नहीं जा पा रही है। सरस्वती ने गौरेला के ज्योतिपुर स्थित छात्रावास को प्रारंभ कराने का भी आग्रह मुख्यमंत्री से किया। सरस्वती ने बताया कि वे टिकर कला स्कूल में कक्षा 9वीं की छात्रा है। उनके गांव से ज्योतिपुर छात्रावास की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। इस वजह से वो स्कूल प्रारंभ होने के बावजूद भी अपने स्कूल नहीं जा पा रही है। मुख्यमंत्री ने सरस्वती की समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ महसूस करते हुए गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आश्रम छात्रावासों को प्रारंभ करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से सुदूर अंचलों के गांवों के छात्र छात्राओं के लिए अपने स्कूल में पढ़ाई करने का अवसर भी मिल सकेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा बस्तर में आयोजित चिंतन शिविर का आज अंतिम दिन है। बीती रात चिंतन शिविर में सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। इस दौरान छत्तीसगढ़ भाजपा के दिग्गज नेताओं ने मांदर की थाप पर नृत्य किया। भाजपा नेताओं का छत्तीसगढ़ी धुन पर थिरकते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आदिवासी नेता नंद कुमार साय मांदर बजाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय, डॉक्टर रमन सिंह, ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम समेत कई बड़े नेता नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि चिंतन शिविर के दूसरे दिन कल प्रदेश भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता भी की थी। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सच एक सोच है, सच एक विचार है, हर गलत के विरुद्ध सच एक हथियार है। उसी सच को घर घर तक पहुंचाएंगे। हम हर झूठ को आईना दिखाएंगे। हम पहुंचाएंगे आप तक सच्ची खबर, ताकि हो सके हर मुद्दे पर
वीआईपी न्यूज सच का आईना सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और एयरटेल के चैनल नंबर 348 पर। वीआईपी न्यूज सच का आईना। खबरों की समझ रखने वाले अनुभवी चेहरे और जोश से भरे युवाओं की हमारी टीम बनेगी आपकी आवाज। देश के दिल की बात साझा करेंगे देश की जनता के साथ। बात राजनीति की, कला और संस्कृति की, धर्म और आध्यात्म की, सिनेमा और संगीत की, परंपरा की, पर्यावरण की, उद्योग की, व्यापार की, कृषि और विज्ञान की, देश की, दुनिया की वीआईपी न्यूज। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को। खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। मैं इस समाचार की दुनिया में वीआईपी न्यूज़ चैनल के शुरुआत के प्रारंभ होने पर पूरे वीआईपी न्यूज़ चैनल के पूरे परिवार को मैं अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तमाम जो गतिविधियां देश और दुनिया के अंदर में होती है, प्रदेश में होती हैं, उन सब समाचारों को तो अपने चैनल के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाएगा, लेकिन समाज को सशक्त बनाने के लिए, सरकारों को सचेत करने के लिए, एक आम नागरिकों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए जिन कर्तव्यों की आवश्यकता होती है, उस दिशा में भी ये वीआईपी न्यूज़ अपनी एक अहम भागीदारी निभाएगा। ये चैनल हमारे छत्तीसगढ़ के न केवल समस्याओं को ध्यानाकर्षित कराएंगे, बल्कि उस समाधान के लिए सार्थक पहल भी। इसके साथ में हमारे छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है, हमारे कल्चर है, लोक शैली, लोक भाषा, लोकगीत और छत्तीसगढ़ की हमारी जो परंपरा है, तीज त्यौहार हैं, आपके चैनल के माध्यम से सबको देखने का अवसर प्राप्त होगा। न केवल समाचार बल्कि छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज़ बने, इसके लिए मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मीडिया जो होता है वो जनता की आवाज़ होती है और बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वीआईपी चैनल जो है लॉन्च हो रहा है और जनता की आवाज़ मुखर होकर और सत्य को दिखाते हुए जनता की समस्याओं को आम जनों के बीच, शासन के बीच पहुंचाने की एक कड़ी वीआईपी चैनल बनेगी। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। वीआईपी न्यूज़ जनसाधारण के अपेक्षा खरा उतरे, लोगों के जो समस्या है उसके समाधान के लिए प्रयत्न करे, ये मैं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ और यह चैनल लोगों के विश्वास के साथ आगे बढ़े, ये मेरी शुभकामना बधाई। देखो, ये वीआईपी न्यूज़ जो है आज नया आवा थे और कोई भी न्यूज़ हो, न्यूज़ तोला मानतन हमन गांव के आम आदमी की जे बात रखा है, ये चैनल उसी प्रकार के ये प्रदेश के, देश के एक नंबर चैनल बनाए, ऐसे वीआईपी चैनल पर मोर शुभकामना है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब समय है सुभाष की बात सुनने का। बात की बात में याद आ जाती है कोई ना कोई बात, कभी जाहिर सी बात तो कभी राज की बात। बात देश की, दुनिया की, रीति की, रिवाज की, आवाम के हालात की, राजनीति की, बिसात की, घात की, प्रतिघात की, शह और बात की। सुनिए सुभाष की बात। छत्तीसगढ़ के जो महाविद्यालयीन छात्र हैं, वो जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। छात्रों का एक संगठन विश्वविद्यालय में जाके नगाड़े बजा रहा है। वो कह रहा है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई कराई है, इसलिए आप ऑनलाइन परीक्षा लो। दरअसल ये ऑनलाइन पढ़ाई क्यों शुरू हुई? ये कोई शौकिया नहीं थी। हमारे देश में जब कोरोना आया और पूरे देश में 24
मार्च से लॉकडाउन किया गया, उसके पहले परीक्षाएं उसके तुरंत बाद होना था, पढ़ाई हो रही थी, परीक्षा की तैयारी में थे बच्चे, तो वो परीक्षा नहीं हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 19 में लोग पढ़ रहे थे, जिसकी परीक्षा 20 में होनी थी, वो परीक्षा नहीं हुई, 21 की परीक्षा नहीं हुई। और अब धीरे धीरे जब से कोरोना संक्रमण कम हो रहा है और ये महसूस किया गया कि जितने ऑनलाइन पढ़ाई का ढिंढोरा पीटा गया हो या बाजार जिस तरह से मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस की और बहुत सारे ऐप की सिफारिश कर रहा है, पर लोगों ने ये महसूस कर लिया कि बिना गुरुकुल जाए, गुरु की शरण में जाए शिक्षा नहीं हो सकती, शिक्षा दूर से नहीं हो सकती, दूर की शिक्षा मजबूरी में हो सकती। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ाई थी ये मजबूरी की थी। अब इस मजबूरी को लोग समझ रहे हैं कि ये नियति बन जाए और आपने चूंकि हमें ऑनलाइन पढ़ाया है इसलिए आप ऑनलाइन हमारी परीक्षा लो। ऑनलाइन परीक्षा का मतलब है कि हम घर में बैठ के जो चाहे लिखें। तो उसका दुष्परिणाम हमने देखा कि अभी जो रिजल्ट आए, जब कॉलेजों में एडमिशन की बात आई तो 95% से ऊपर परसेंटेज गया छात्रों के रिजल्ट का। अब सारे के सारे कंपटीशन हो रहा है कि किसको रखें किसको हटाएं, तो सारे बच्चे 95% से ऊपर ले आए। कभी नहीं हुआ छात्र इतिहास में, परीक्षा के इतिहास में इतने बच्चे कभी 95% से अधिक नहीं लाए। इसका मतलब हुआ कि लोगों ने घर में बैठ के लिखा। अब स्कूल की शुरुआत सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि 6 सितंबर से 6वीं 7वीं 9वीं 11वीं की कक्षाएं वो लगाने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली है। जो आवासीय हॉस्टल है वो भी खोल रहे हैं और ये क्लासें चालू होगी। दरअसल आवासीय हॉस्टल खोलने के पीछे है कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं अधिकांश उसमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पास में उनको मध्याह्न भोजन के लोभ में वो स्कूल आते हैं या रहने की व्यवस्था इसलिए आते हैं। अब वो बच्चे घर में बहुत परेशान थे, ना तो उनके पास कोई मोबाइल ऐप है, ना वहाँ नेट की कोई कनेक्टिविटी है, और जिस तरह की ऑनलाइन क्लासें हो रही थी वो एक औपचारिकता से, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई पिछड़ा था तो गरीब और गाँव के बच्चे थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं 11वीं ये क्लासें वो लगाएगी। तो करीब 17 महीने से ये स्कूल पूरी तरह से बंद थे जो अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। पर वहीं दूसरी ओर जब परीक्षा की बात आ रही है तो छात्र संगठन कह रहे हैं कि नहीं, आपने ऑनलाइन पढ़ाया तो आप ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले सकते। तो दरअसल ये बात कहीं ऑफलाइन की डर क्या है कि आपने 2 महीने केवल ऑफलाइन पढ़ाया तो आप ऑनलाइन परीक्षा लीजिए। कहीं ना कहीं इसके पीछे मंशा ये है कि आप हमको जनरल प्रमोशन दे दीजिए या आप हमको घर में कॉपी लिखने का मौका दे दीजिए। ये बच्चे शायद कॉलेज के नहीं जानते कि अब इनको कंपटीशन में जाना है। नौकरी में सारी नौकरियां अभी जो हो रही है उसकी परीक्षा हो रही है, अभी पीएससी की परीक्षा हुई, सारी परीक्षा हो रही है। अगर ये इसी तरह पास होते रहे तो ये भविष्य में इनका क्या होने वाला है, ये खुद इनके माता पिता ये सोच के चिंतित हैं, शिक्षाविद ये सोच के चिंतित हैं। इसलिए अब जो स्कूल तो खुल रहे हैं पर कॉलेज भी खुले हैं, पर परीक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन को लेकर झगड़ा बना हुआ है। रविशंकर विश्वविद्यालय जो छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, वहाँ अलग अलग तरह की बात हो रही है, वो अपने से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने प्रस्ताव भेजा है, अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। दूसरी तरफ कुछ लोग को डर लग रहा है कि तीसरी लहर आ जाएगी तो स्कूल क्या सावधानी बरतेंगे कि नहीं बरतेंगे। तो पहले ये हुआ कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जाएं, शिक्षक और स्टाफ के लिए वैक्सीनेशन कंपलसरी किया गया और अमूमन अधिकांश लोगों ने वैक्सीन लगा भी लिया है। स्कूलों को सैनिटाइज करने की कवायद भी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। पर कोरोना इस समय छत्तीसगढ़ में नहीं के बराबर है। सजगता जरूरी है, पर अब ये सब महसूस कर रहे हैं। शिक्षा सचिव भी अपने बातचीत में कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन परीक्षा थी उसमें चाहे हमारे 32 लाख विद्यार्थी रजिस्टर्ड हों या जितने हों, पर वो परीक्षा उस तरह का पढ़ाई उस तरह की नहीं है जिस तरह स्कूल में होती है। स्कूल में हम मिलते हैं तो केवल हम पढ़ते नहीं हैं, वहाँ एक गर्मजोशी होती है, दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, टीचर से रूबरू होते हैं, एक माहौल होता है, एक सामूहिकता होती है। वो सामूहिकता कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लास से गायब है। बच्चे उसमें ऊँग रहे हैं या नेटवर्क नहीं आ रहा है। एक औपचारिकता हो रही थी, अब ये औपचारिकता टूटने जा रही है। स्कूलों में अब पहले जैसी हलचल होगी, पहले जैसी गर्मजोशी होगी, दोस्त मिलेंगे, थोड़ी सावधानी जरूर होगी, पर मुझे लगता है देर से ही सही स्कूल खुलना अच्छी बात है। और परीक्षा तो होनी चाहिए। परीक्षा जो बच्चे ये बात की जिद कर रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा ना लेके ऑनलाइन ले, उनको भी समझना पड़ेगा कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। कोई व्यवस्था जो मजबूरी में विवशतावश लागू की गई थी उसको अनिवार्यता बना के यदि आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना पड़ेगा। इसमें विश्वविद्यालय को भी छात्रों को भरोसे में लेना पड़ेगा। जो छात्र नेता प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये परीक्षा
जो पद्धति है वो क्या होगी, क्योंकि अभी इसको लेकर एक प्रकार का ऊहापोह बना हुआ है। इस मामले का एक दूसरा पक्ष भी है, जो छात्र मांग कर रहे हैं कि अगर आपने ऑनलाइन एजुकेशन किया है तो ऑनलाइन परीक्षा लो, तो दूसरी तरफ जो शासन कह रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा होगी, तो बहुत सारे जो निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय हैं उन्होंने अपने छात्रों की परीक्षा ऑनलाइन ले ली है। अब जब रिजल्ट आएगा तो उसमें जो ऑनलाइन परीक्षा दिए हैं निश्चित रूप से उनके परसेंटेज 95 से ऊपर होंगे, पर जो ऑफलाइन देंगे, जो सरकारी स्कूल के लोग हैं खास करके कॉलेज के, उनका परसेंटेज कम आएगा। तो जब वो कहीं भी एडमिशन के लिए जाएंगे हायर एजुकेशन के लिए, तो उनको ये कठिनाई आएगी कि जो प्राइवेट स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी हैं उनका परसेंटेज बहुत हाई रहेगा और जो ऑफलाइन परीक्षा देंगे उनका परसेंटेज कम होगा निश्चित रूप से, क्योंकि वो परीक्षा जिस तरह की प्रणाली उसमें परीक्षा देंगे। तो अब सरकार को चाहिए कि ये भी ध्यान रखे कि जब वो ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर रही है तो कहीं निजी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्र सरकारी आदेश के चक्कर में सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले या मान्यता प्राप्त कॉलेजों में पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका हक ना मार दें और उनसे ज़्यादा परसेंटेज ना ले लें। तो सरकार को ये भी एक देखना चाहिए कि या तो परीक्षा एक सी हो, सबकी परीक्षा एक सी हो, सबका रिजल्ट एक सा है, या अगर ऑनलाइन होना है तो सबकी ऑनलाइन हो, ऑफलाइन होना है तो सबकी परीक्षा ऑफलाइन हो। ये बीच का होगा तो इससे छात्रों के बीच में एक अनावश्यक की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रदेश में न्यूड वीडियो कॉल का सहारा लेकर ब्लैकमेल के माध्यम से ठगी करने के कई मामले सामने आ रहे हैं। इससे सबसे ज़्यादा शिकार युवा पीढ़ी हो रही है। ऐसा ही एक विधायक से जुड़ा मामला सामने आया है। दरअसल मनेंद्रगढ़ विधायक विनय जायसवाल के एक कार्यकर्ता को न्यूड वीडियो कॉल के जरिए काफ़ी दिनों से ब्लैकमेल किया जा रहा था। रायपुर एसएसपी कार्यालय पहुंचकर विधायक ने इसकी शिकायत स्वयं दर्ज करवाई है। विधायक विनय जायसवाल ने बताया कि उनके कार्यकर्ता को ब्लैकमेल किया जा रहा है, जिसके बाद दिए गए नंबर को ट्रेस करने और सबूत जुटाने के लिए उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद उनके मोबाइल पर न्यूड वीडियो कॉल आया। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉल में अपना चेहरा नहीं दिखाया। फिलहाल उन्होंने जल्द ही इस तरह के गिरोह का पर्दाफाश करने की मांग पुलिस से की है। देखिए, विगत कई दिनों से खास करके सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में जो वीडियो कॉलिंग है, इसमें कुछ ऐसा गिरोह काम कर रहा है जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, खास करके 18 से 22-25 साल के जो लड़के हैं, या फिर हमारे जो भी इस सोशल मीडिया का जो उपयोग करते हैं, उसमें एक तरह का ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा है। कुछ वीडियो कॉल में आके कुछ पॉर्न साइट्स के वीडियो को अपलोड करके और आपका जो फेस है उसको रिकॉर्ड करते हैं, आपकी बातों को रिकॉर्ड करते हैं और उसका पिक्चर लेके फिर एक ब्लैकमेल का जो सिलसिला है वो चालू हो जाता है। तो ये एक मामला मेरे एक कार्यकर्ता के साथ हुआ था और उसने मुझे नंबर दिया, तो मैंने स्वयं उस नंबर के साथ उस नंबर का ट्रैप लिया और सारी चीज़ों को संज्ञान में लेके उसकी जितने भी दस्तावेज हैं, या माननीय जो हमारे यहाँ के जो एसपी साहब हैं, इनको आके एक शिकायत की है, ज्ञापन दिया है। और छत्तीसगढ़ में आज से सभी स्कूल खुल रहे हैं। इसे लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने निर्देश भी जारी किया था। 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की ऑफलाइन कक्षाएं आज से शुरू हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम पंचायत और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्ड के पार्षद और स्कूल की पालक समिति की अनुशंसा अनिवार्य होगी। कक्षाएं उन्हीं जिलों में आज से शुरू की जाएंगी जहां कोरोना की पॉजिटिव दर 7 दिनों के भीतर 1% से कम है। छात्रों को अल्टरनेट डे में स्कूल आना होगा और केवल आधी संख्या में ही विद्यार्थी स्कूलों पर बुलाए गए हैं। किसी भी विद्यार्थी को सर्दी, खांसी या बुखार हो तो उसे कक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। आइए अब रुख करते हैं सोनल का, जो आपको दिखाएगी छत्तीसगढ़ की 36 खबरें सुपर फास्ट अंदाज में।
अब 2 सितंबर से 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं लगने की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इससे पहले 2 अगस्त को राज्य सरकार ने पहली से 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं लगाने का निर्णय लिया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के युक्ति प्रक्रिया के अंतर्गत नगर निगम रायपुर में नवीन 140 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि अगस्त से बढ़कर 15 सितंबर की गई है। लंबित बिल भुगतान को लेकर परेशान ठेकेदार ने वन मंडल कार्यालय कटघोरा के सामने पहुंचकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने युवक को आत्महत्या करने से रोका और समझाइश दी कि बिल का भुगतान अधिकारियों से चर्चा करने के बाद कराने का प्रयास किया जाएगा। गरियाबंद नगर पालिका को आगामी 10 वर्षों के लिए योजना बनाकर विकसित और सुनियोजित तरीके से बसाया जाएगा। इसके अंतर्गत वर्तमान जनसंख्या, भूमि की उपलब्धता और अधोसंरचना को ध्यान में रखते हुए विकास और भूमि उपयोग के लिए प्रारूप प्रस्तावित किया गया है। पिछड़ा वर्ग मोर्चा की प्रथम कार्य समिति बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर खिलावन साहू रहे। मां भारती की प्रतिमा पर माला अर्पण कर द्वीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से महत्वपूर्ण सुराजी गांव योजना के गरुआ घटक के तहत अब तक राज्य में निर्मित एवं सक्रिय रूप से संचालित 5,963 गौठानों में से 1,242 गौठान स्वावलंबी हो गए हैं। इनमें रायगढ़ जिला वैक्सीनेशन के बाद एक बार फिर उपलब्धि भरा रिकॉर्ड बनाया है। घरघोड़ा बस स्टैंड शहीद स्मारक कारगिल चौक से बाईपास मार्ग तक लगभग 2 किलोमीटर सड़क बुरी तरह जर्जर हो चुकी है। लंबे समय से स्थानीय लोग इस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे हैं, फिर भी शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसानों ने भिलाई इस्पात संयंत्र के पीछे वाले हिस्से से दूषित पानी आने की शिकायत की है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई भी करने को कहा है। राजनांदगांव शहर के 3 वेट लिफ्टर खिलाड़ी इंडिया कैंप में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। सिंगापुर में 18 से 24 अक्टूबर को होने वाले वेट लिफ्टिंग कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जय भवानी व्यायामशाला के मिथिलेश सोनकर, जगदीश विश्वकर्मा और ज्ञानेश्वर यादव का इंडिया कैंप में प्रशिक्षण के लिए चयन हुआ है। राजनांदगांव के शहरी ग्रामीण वार्ड के लोगों को निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराने राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत मोबाइल मेडिकल यूनिट वैन से श्रमिक बहुल क्षेत्रों में जाकर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा का वितरण करेंगे। पुलिस विभाग द्वारा शहर के पद्मश्री गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। तनाव प्रबंधन और लिंग समानता संवेदीकरण के विषय पर आयोजित कार्यशाला में दुर्ग रेंज आईजी विवेकानंद सिन्हा और मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यशाला में मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर गुप्ता ने पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्कलोड बढ़ने से तनाव को कम करने के कई टिप्स दिए। जिले के गांव में सीटी की आवाज इन दिनों ग्रामीणों को खूब प्रभावित कर रही है। ये सीटी बजाने वाले कोई और नहीं बल्कि मितानिन है, जिन्हें मलेरिया डेंगू से बचाव के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान में जागरूकता लाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मितानिन चिन्हित गांवों में प्रतिदिन संध्या 7 बजे सीटी बजाकर आमजन को मच्छरदानी के पूर्ण उपयोग के लिए प्रेरित करते हैं। कोरबा SECL में कार्यरत मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रमिक संगठन की सदस्यता का सत्यापन सभी क्षेत्र में पूरा होने के साथ ही परिणाम भी घोषित किया जा रहा है। SECL कुसमुंडा क्षेत्र में अखिल भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ सर्वाधिक 794 सदस्यों के साथ नंबर 1 स्थान पर रहा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन 13 से 20 सितंबर तक किया जा रहा है। साथ ही 21 से 23 सितंबर के बीच माप दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस देश में हर बच्चे को कृमि मुक्त करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। बलौदाबाजार जिला समेत पलारी क्षेत्र में भी अच्छी बारिश नहीं होने से किसान चिंतित होने लगे हैं। पलारी ब्लॉक में अब तक खरीफ सीजन में 564 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज हुई है। आम जनता द्वारा रुचि न लेने के कारण बलौदाबाजार भाटापारा जिले में कोविड टीकाकरण की रफ्तार लक्ष्य के हिसाब से काफी कम हो गई है, जिससे जिले में संक्रमण की आशंका और बढ़ रही है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी मंडल पखांजूर में मंडल स्तरीय स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा मंडल पखांजूर के शक्ति केंद्र और बूथ केंद्र स्तर के सभी पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किया। धमतरी में शराब दुकान बंद कराने की मांग को लेकर 3 वार्डों के वार्डवासी और बसपा कार्यकर्ताओं ने बरसते पानी में 5 किलोमीटर पैदल मार्च किया। इसके साथ ही नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की के बीच जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर शराब दुकान बंद कराने का जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। लोगों ने मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है। गुरु घासीदास के द्वितीय सुपुत्र एवं उनके उत्तराधिकारी रहे महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास की 220वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। राजधानी में गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी की ओर से मुख्य आयोजन न्यू राजेंद्र नगर में आयोजित हुआ, जहां समाज के लोगों ने पवित्र जैत खाम और गुरुजी के छाया चित्र पर विशेष पूजना अर्चना के साथ मंगल आरती कर उनके समाजोत्थान के अधूरे कार्य को पूरा करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित ऑनलाइन राज्य स्तरीय अंडर 8 शतरंज चयन स्पर्धा का समापन हुआ। ओपन कैटेगरी में रायगढ़ के ऋषित अग्रवाल ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए बिना कोई मैच हारे 5 चक्रों में पूरे 5 अंक अर्जित कर राज्य के चैंपियन बने। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के लिए पंजीयन शुरू हो गई है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर परिवारों को शुभकामनाएं देते हुए इस योजना का लाभ लेने का आह्वान किया है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि मोदी सरकार को तालिबान से बात करना कबूल है, लेकिन 9 महीने से दिल्ली बॉर्डर में आंदोलनरत किसानों से नहीं। भूपेश बघेल सरकार और मोदी सरकार का अंतर स्पष्ट है। मोदी सरकार किसान विरोधी, गरीब विरोधी और भ्रष्ट है। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को लगातार राहत देने वाले फैसले कर रही है। कोरबा आयुक्त कुलदीप शर्मा ने कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन और योजनाओं के तहत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की पूर्ति हेतु पूरी इच्छा शक्ति के साथ कार्य करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का त्वरित लाभ हितग्राहियों को प्राप्त हो। गोधन न्याय योजना अंतर्गत गोबर की खरीदी, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन तथा निर्मित कंपोस्ट का 100% विक्रय सुनिश्चित करते हुए हितग्राहियों को लाभान्वित कराएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। शाम 5:30 बजे फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।